हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज हमारा सेकंड टॉपिक है बैंकिंग ऑपरेशन। फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था कमर्शियल बैंक, सेकंड टॉपिक है बैंकिंग ऑपरेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग ऑपरेशन का मतलब होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं बैंकिंग परिचालन। मतलब जो बैंक में डेली एक्टिविटीज़ होती है उन्हें बोलते हैं बैंकिंग ऑपरेशन। मतलब बैंक में डेली क्या होता है, अकाउंट ओपन होना या फिर कोई अकाउंट क्लोज करवाने आता है। ठीक है, फंड ट्रांसफ़र करवाने, फंड विड्रॉल करवाने, चेक इशू करने, चेक क्लियर करने, मतलब बैंक में जो भी डेली एक्टिविटीज़ होती है उन्हें कहते हैं बैंकिंग ऑपरेशन। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। बैंकिंग ऑपरेशन मतलब बैंकिंग परिचालन। डेफिनेशन है, बैंकिंग ऑपरेशन आर ऑल द एक्टिविटीज अ बैंक परफॉर्म टू सर्व इट्स कस्टमर्स सच एज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन, हैंडलिंग विड्रॉल एंड मैनेजिंग ट्रांजेक्शन। मतलब बैंकिंग ऑपरेशन वे सारे काम होते हैं जो एक बैंक अपने ग्राहकों को सेवा देने के लिए करता है। मतलब बैंक में जो भी कस्टमर्स आते हैं उनको जो भी सेवाएं देता है बैंक, मतलब उनका अकाउंट ओपन करना या उनका चेक इशू करना, जो भी काम होता है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी काम होते हैं, वही क्या होते हैं, बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि पैसे जमा करना, कुछ लोग आते हैं जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, कुछ लोन लेने आते हैं, तो जो लोन की प्रोसेस होती है, ठीक है, लोन देना, ट्रांजेक्शन संभालना, मतलब ट्रांजेक्शन कि उस बैंक से उस बैंक में पैसे डालना, ठीक है, या फंड ट्रांसफ़र करना बोल सकते हैं उसे, चेक इशू करना, चेक क्लियर करवाना या विड्रॉल करना, किसी को एटीएम बनवाना होता है। मतलब जो भी डेली एक्टिविटीज़ होती है वही होते हैं बैंकिंग ऑपरेशंस। ठीक है, शॉर्ट में बोले तो ऑल द मनी रिलेटेड एंड ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज डन बाय अ बैंक आर कॉल्ड बैंकिंग ऑपरेशन। मतलब बैंक द्वारा ग्राहकों के पैसे और लेन देन से जुड़ी सारी गतिविधियों को बैंकिंग ऑपरेशन कहा जाता है। मतलब बैंक में जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उन्हें क्या कहा जाता है, बैंकिंग ऑपरेशन कहा जाता है, जिसमें पैसे से जुड़ी सारी लेन देन, सारी गतिविधियाँ, सारी एक्टिविटीज़ होती है, यही होते हैं बैंकिंग ऑपरेशंस। अब देखेंगे बैंकिंग ऑपरेशन मतलब उससे कार्य क्या क्या है, कौन कौन से फंक्शन है, वो डेली उसमें कौन कौन से काम होते हैं। ठीक है, ठीक है, बैंकिंग ऑपरेशन के जो फंक्शंस हैं देखते हैं। फर्स्ट है अकाउंट मैनेजमेंट, सेकंड है कैश हैंडलिंग, थर्ड है फंड ट्रांसफर, फोर्थ क्लीनिंग एंड सेटलमेंट, फाइव है लोन प्रोसेसिंग, सिक्स है कंप्लीजन एंड रिस्क मैनेजमेंट, सेवन है रिकॉर्ड कीपिंग और एट है कस्टमर सर्विस। ये क्या है, ये बैंकिंग ऑपरेशन के फंक्शन है। मतलब कार्य है कि बैंक में एक डेली जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें कौन कौन से कार्य होते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इन फंक्शंस को। जैसे फर्स्ट फंक्शन है अकाउंट मैनेजमेंट, मतलब खाता प्रबंधन। ठीक है, अकाउंट मैनेजमेंट का मतलब होता है जो बैंकिंग ऑपरेशन का पहला काम होता है। ठीक है, जो अकाउंट मैनेजमेंट होता है वो बैंकिंग ऑपरेशन का पहला काम होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि बैंक अकाउंट ओपन करना, उस बैंक को मेंटेन करना और उसे क्लोज करना। मतलब कोई कस्टमर अब बैंक अकाउंट ओपन करवाने आता है तो उसे बैंक अकाउंट ओपन करने से लेकर उससे बैंक अकाउंट क्लोज करने तक की जो भी एक्टिविटीज़ होती है, उस बैंक को मैनेजमेंट करना, उसको मैनेज करना, सारी चीज़ें मेंटेन करना, उसका बैलेंस बनाए रखना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, अकाउंट मैनेजमेंट होती है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन है, जैसे एग्जांपल दिया है, जब कोई व्यक्ति नया सेविंग अकाउंट खोलता है तो पुराना बंद करता है। मान लो उसका कोई कस्टमर है, उसका पहले से उसमें अकाउंट ओपन है, ठीक है, वो क्या करता है, नया अकाउंट ओपन करने के लिए उस अकाउंट को पहले क्लोज करता है, उसके बाद नया अकाउंट ओपन करता है। ये क्या हुआ, अकाउंट मैनेजमेंट हुआ, ये फर्स्ट फंक्शन था। सेकेंड फंक्शन है कैश हैंडलिंग, मतलब नगद प्रबंधन। बैंक रोजाना डिपॉजिट और विड्रॉल की एक्टिविटी करता है। मतलब बैंक में कुछ कस्टमर्स आते हैं जिन्हें बैंक में पैसा जमा करना होता है, कुछ लोग होते हैं जिससे विड्रॉल लेना होता है। ठीक है, तो बैंक में पैसे से जुड़ी जो भी लेन देन है, मतलब पैसा जमा करना या पैसे निकालना, ये जो एक्टिविटी होती है इसको बोलते हैं कैश हैंडलिंग। सेकेंड फंक्शन है, इसका एग्जाम्पल है जब ग्राहक बैंक में कैश जमा करता है या एटीएम से पैसे निकालता है तो उसे कैश हैंडलिंग प्रोसेस कहते हैं। मतलब कैश जमा करना और पैसे निकालना। ठीक है, अब पैसे शायद आधार कार्ड से निकाले, एटीएम से निकाले, विड्रॉल ले, जो भी एक्टिविटी कैश हैंडलिंग कहलाती है। ठीक है,
थर्ड फंक्शन है फंड ट्रांसफ़र, मतलब फंड को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। बैंकिंग ऑपरेशन नेफ्ट, आरटीजीसी, आईएमपीसीएस, यूपीआई आदि के माध्यम से मनी ट्रांसफ़र करता है। आपने देखे होंगे आजकल यूपीआई से फंड ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी अकाउंट से, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना या पैसा लेना, ये क्या होता है, फंड ट्रांसफ़र कहलाता है। एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने अपने दोस्त को यूपीआई से पैसे भेजे तो वह फंड ट्रांसफ़र ऑपरेशन कहलाता है। मतलब आपने अपने फ्रेंड को 10,000, 50,000 जो भी फंड ट्रांसफ़र किया डेली एक्टिविटी, या आप सब्जी मार्केट गए, आपने 10 रुपये 20 रुपये की जो भी सब्जियाँ ली और आपने यूपीआई किया, वो क्या हुआ, फंड ट्रांसफ़र कहलाता है, ठीक है। ये 3 फंक्शन थे। नेक्स्ट देखते हैं क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। मतलब क्लियरिंग और सेटलमेंट का मतलब होता है जब चेक या इंटर बैंक पेमेंट होती है तो उसका सेटलमेंट बैंकिंग ऑपरेशन का हिस्सा होता है। अगर किसी एसबीआई का चेक पीएनबी बैंक, मतलब कोई कस्टमर है जिसने एसबीआई का जो चेक होता है उसे क्या किया, पीएनबी बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। अब एसबीआई का चेक उसने पीएनबी बैंक में जमा किया है तो क्या होगा, दोनों बैंकों के बीच क्या होगा, सेटलमेंट होगा। वो दोनों आपस में सेटलमेंट करेगी, वहाँ पर मतलब इन्फॉर्मेशन जाएगी, उसकी एक चेक की इन्फॉर्मेशन जाएगी कि उस अकाउंट का, मतलब आपने अगर दूसरे अकाउंट का दूसरे बैंक में जमा कर दिया तो उससे एक इन्फॉर्मेशन जाती है, तो एक मैसेज ड्रॉप होता है, उसमें क्या करती है, दोनों बैंक एक दूसरे से सेटलमेंट करती है कि एसबीआई का चेक पीएनबी में जमा हुआ है या पीएनबी का चेक एसबीआई में जमा हुआ है, तो दोनों बैंक मिलकर सेटलमेंट करती है, वही कहलाता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। फिफ्थ फंक्शन है लोन प्रोसेसिंग, ऋण प्रक्रिया, ठीक है। बैंक के ऑपरेशन टीम लोन एप्लीकेशन को वेरीफाई करती है और अप्रूवल होने पर लोन रिलीज करती है। और किसी कस्टमर ने बैंक से लोन लिया है तो क्या होता है, पहले उससे क्या करते हैं, लोन एप्लीकेशन पहले वेरीफाई करते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस होती है, उसके बाद लोन को क्या कहता है, अप्रूव करके उसे रिलीज़ किया जाता है। ये क्या होती है, लोन की एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले उसे वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद उसको अप्रूव किया जाता है, उसके बाद लोन को रिलीज़ किया जाता है। ये क्या लोन प्रोसेस होती है, एक बैंकिंग ऑपरेशन का एक फंक्शन है, ठीक है। तो एग्जांपल में दिया है, कोई व्यक्ति होम लोन लेता है तो उसकी डॉक्यूमेंट चेकिंग, अप्रूवल, डिस्ट्रीब्यूशन इसी प्रोसेस में आता है। मतलब क्या करता है, अगर कोई कस्टमर होम लोन लेता है तो क्या होगा, सबसे पहले उसके जो डॉक्यूमेंट है क्या होगा, चेक होगा, ठीक है, वेरीफाई होगा, उससे फिर अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद क्या होगा, उसका चेक जो होगा इशू होगा और उसे डिस्ट्रीब्यूट पेमेंट मिलेगा। ये क्या हुआ, एक फंक्शन हुआ और मतलब बैंकिंग ऑपरेशन का एक फंक्शन है, ठीक है। सिक्स्थ है कॉम्प्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, नियमों का पालन और जोखिम नियंत्रण, ठीक है। बैंक को आरबीआई गाइडलाइन, केवाईसी रूल्स और फ्रॉड प्रिवेंशन सिस्टम फॉलो करने होते हैं। मतलब जब बैंक हर ग्राहक से आधार कार्ड या पैन कार्ड वेरिफिकेशन मांगता है तो कॉम्प्लायंस का हिस्सा है। मतलब आपको एक प्रूफ के रूप में पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की हर इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंटेशन में लगता है। इससे क्या होता है, जब कोई ग्राहक होता है वो दूसरे के डॉक्यूमेंट जमा करता है या दूसरे के डॉक्यूमेंट पे लोन लेना चाहता है, इसलिए बैंक कभी भी किसी को लोन देने से पहले उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स मांगती है, ताकि ये जाहिर किया जा सके कि जो लोन ले रहा है वह सही व्यक्ति है। या दूसरे कभी कभी होता है कि अगर डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं किसी के तो वो दूसरे के बैंक अकाउंट से या दूसरे के डॉक्यूमेंट पे लोन लेना चाहता है, इसलिए बैंक क्या करती है, आरबीआई गाइडलाइंस और केवाईसी रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी सिस्टम है और जो भी रेगुलेशन है, जो भी लॉ है, जो भी एक्ट है, उसे फॉलो करती है और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करती है। उसी के बाद ही वो आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी को देखकर उसका वेरिफिकेशन देती है, ठीक है। ये 6th फंक्शन था। 7th फंक्शन है रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब रिकॉर्ड रखना। बैंक सभी ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखता है ताकि फ्यूचर में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आप अगर बैंक में आपका अकाउंट है, आपने अकाउंट कम से कम 5 साल पहले भी खुलाया और आज भी आप जाके आप बैंक को अपना स्टेटमेंट मांगते हैं या कोई रिकॉर्ड मांगते हैं तो बैंक देता है, क्योंकि बैंक सारी डिटेल्स को सेव करके रखता है अपने पास,
ताकि अगर कोई कस्टमर कभी 2 साल में 4 साल में उसे कोई डिटेल्स मांगे तो उसे बैंक दे पाए। बैंक सभी ट्रांजैक्शन, अकाउंट डिटेल्स और डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखता है ताकि फ्यूचर में कोई कन्फ्यूजन ना हो या कस्टमर किसी प्रकार की कोई शिकायत ना करे, कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स ना जाए बैंक को कस्टमर की साइड से। इसलिए क्या करता है, जो बैंक होता है सारे कस्टमर्स की एक बैंक डिटेल्स, सारे जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो सुरक्षित संभाल के रखता है। जब कोई भी ग्राहक पुराना ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट मांगता है तो बैंक उसे रिकॉर्ड निकाल कर देती है। आपका जो फंड ट्रांसफ़र हो या आपने कभी चेक इशू किया हो या ठीक है आपने जब अकाउंट ओपन किया हो तो आपने कितने पैसे जमा किया था, ये सारी डिटेल्स क्या करता है, बैंक देता है। अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी जाकर बैंक से रिकॉर्ड मांगते हैं तो बैंक के पास ये रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से मिल जाता है। ठीक है। एट द कस्टमर सर्विस मतलब ग्राहक सेवा, ग्राहकों को सही जानकारी देना, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसे सॉल्व करना और फाइनेंशियल गाइडेंस देना भी बैंकिंग ऑपरेशन का एक हिस्सा होता है। अगर किसी का एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाए, क्या होता है, जैसे आपने अकाउंट ओपन करवाया उसके बाद आपने क्या एटीएम बन के आता है, ठीक है, एटीएम बन के आता है, हम एटीएम को स्टार्ट ना करें, उसका पिन ना बनवाएं तो 1 से 2 महीने बाद एटीएम ब्लॉक हो जाता है। अगर एटीएम ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, तो उस एटीएम कार्ड का ब्लॉक करके या फिर उसे रिस्टार्ट करके या फिर उसे नया एटीएम बनाना भी एक बैंकिंग ऑपरेशन का हिस्सा होता है। बैंक उस एटीएम कार्ड के बदले दूसरा एटीएम कार्ड बनाकर देती है कस्टमर्स को। ये भी क्या है, एक कस्टमर सर्विस है जो एक बैंकिंग ऑपरेशन का हिस्सा है। ठीक है, जो ये हमने 8 फंक्शन देखा, ये क्या है, एक बैंकिंग ऑपरेशन का हिस्सा है, एक फंक्शंस है जो डेली एक्टिविटी के रूप में बैंक में डेली एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, आप जब भी बैंक जाते हैं तो ये जो एक्टिविटीज़ होती है डेली रूप में चलती रहती है। अकाउंट ओपन करना, फंड ट्रांसफ़र करना, फंड विड्रॉल करना, चेक इशू करना, अकाउंट बंद करना, ये सारी एक्टिविटीज डेली होती रहती है। ये फंक्शंस थे। उसके बाद देखेंगे जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जो आरबीआई बैंक है, उसने मतलब कमर्शियल बैंक, आप भी जो हमने एक्टिविटीज़ देखे कि जो डेली एक्टिविटीज़ हो रही है वो कहाँ हो रही है, वो कमर्शियल बैंक में हो रही है, जैसे एसबीआई, पीएनबी, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो। ठीक है, इसमें जो डेली एक्टिविटी होती है तो क्या करता है, कमर्शियल बैंक में होती है। उस कमर्शियल बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ उपाय दिए हैं जो नरसिम्हन समिति के द्वारा दिए गए हैं। उसे देखेंगे कि उपाय कौन कौन से हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंक के लिए जारी महत्वपूर्ण उपाय, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, या कुछ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होना, अकाउंट बंद हो जाना, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आती है बैंक में, उसके लिए जो आरबीआई है, उसने आरबीआई की एक नरसिम्हन कमेटी है, उसने एक उपाय सुझाव दिए हैं जिसे हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट है कैपिटल एक्यूरेसी रेशियो, मतलब पूंजी पर्याप्त अनुपात। ठीक है, हर बैंक को अपने टोटल लोन और इन्वेस्टमेंट के मुकाबले एक मिनिमम कैपिटल रखना जरूरी किया गया है। इसका मतलब है अगर बैंक को नुकसान होता है तो वो अपने कैपिटल से पूरा कर सके और ग्राहकों को पैसा सुरक्षित रख सके। मतलब जो आरबीआई है, आरबीआई की जो नरसिम्हन कमेटी है, उसने कहा है कि जो भी मतलब आप किसी को अगर लोन दे रहे हैं या कस्टमर आपके बैंक में पैसा जमा कर रहा है, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट के मुकाबले, उसने जो इन्वेस्ट किया उसके मुकाबले आपको मिनिमम कैपिटल, जो न्यूनतम पूंजी रखना जरूरी किया गया है। मतलब किसी ने भी आपके बैंक में, मतलब बैंक में किसी ने 1 लाख रुपए जमा किया है तो उसके अगर कोई नुकसान ना हो जाए, वो लोन चुका ना पाए, या किसी बैंक ने किसी कस्टमर को लोन दिया है वो लोन ना चुका पाए, इसलिए आरबीआई ने जारी किया है कि उस इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा आरबीआई में जमा किया जाए। मतलब जो भी कमर्शियल बैंक से लोन लेता है उसका कुछ हिस्सा आरबीआई में जमा किया जाए, ताकि क्या होगा, अगर वो लोन ना चुका पाए तो उसमें उसको डाल दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है अगर बैंक को नुकसान होता है तो वो अपनी कैपिटल उससे पूरा कर सके और ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रह सके। मतलब अगर बैंक अगर लोन देता है और उसे लॉस होता है तो आरबीआई में जो पैसा उसने पूंजी जो जमा किया है उससे क्या करेगा, वो उसको रिकवर कर सकता है। इसे कहते हैं CRRA, मतलब कैपिटल टू रिस्क असेट रेशियो। जो पैसा जमा करके आप मतलब कमर्शियल बैंक ने जो लोन दिया है उसका कुछ % जो इन्वेस्टमेंट का रहता है वो आरबीआई में जमा करना है। तो जो आरबीआई में हमने जमा किया उसे क्या कहते हैं,
कैपिटल टू रिस्क असेट रेशियो, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं CRRA, या फिर कैपिटल एक्यूरेसी रेशियो को बोलेंगे CAR। ठीक है, ये CAR के नाम से भी कभी कभी इसको मतलब आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जो CRAR है उसका मतलब है बैंक की अपनी पूंजी बनाम जितना पैसा उसने लोन में दिया है। मतलब क्या है, जो RBI का रूल्स था, RBI का नियम था, उन्होंने कहा था कि हर बैंक को कम से कम 8% पूंजी रखनी होती है। अब इसे बढ़ा दिया गया है। पहले क्या होता था, RBI ने कहा था जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है या जो भी लोन दिया है उसका 8% रखा जाएगा RBI में जमा, पर RBI ने उस नियम को चेंज कर दिया है। ठीक है, उसने कहा है कि अब उसको 8% से बढ़ा के 9% कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी ने बैंक से एक मतलब 100 करोड़ का लोन लिया है, तो RBI के अनुसार उस कम से कम 9 करोड़ अपने कैपिटल के रूप में जमा किया जाएगा। मतलब कमर्शियल बैंक ने किसी कस्टमर्स को 1 करोड़ का या 100 करोड़ का लोन दिया है, उसका 9% क्या होगा, RBI में जमा होगा। इससे क्या होगा, अगर वो अपना लोन नहीं चुका पाएगा तो RBI उसको मैनेज कर लेगी, रिकवर कर लेगी। ठीक है, ये फर्स्ट उपाय था। सेकंड उपाय है इनकम रिकॉग्नाइजेशन, मतलब आय की पहचान। बैंक की आमदनी तभी मानी जाएगी जब वास्तव में पैसा प्राप्त हो जाए, सिर्फ कागज़ पे दिखाने पर नहीं। मतलब ऐसा है कि जो आपने किसी को लोन दिया, किसी कस्टमर को बैंक ने लोन दिया, ठीक है, और वो 90 दिन तक, ठीक है, 90 दिन या 90 दिन से ज़्यादा तक उसे ना चुका पाया, तो जो असेट जिसने लोन दिया है वो क्या बन जाता है, NPA बन जाता है। ठीक है, वो NPA बन जाता है। तो बैंक बोलता है कि जब तक वो आमदनी उसे मिल ना जाए, ठीक है, होता है कस्टमर एक कागज़ पे लिख कर दे देता है कि वो चुका देगा, पर बैंक ने कहा है कि जब तक कि वो वास्तव में पैसा प्राप्त ना हो जाए या सिर्फ कागज़ पर दिखाई से वो नहीं मानेगा। उसे सिर्फ असेट चाहिए, जो उसने दिया है पैसा, जो लोन दिया उसे सिर्फ वही चाहिए, जो कागजी कार्रवाई उससे वो काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर ब्याज मतलब जैसे एग्जाम्पल में दिया है, अगर ब्याज अभी मिला नहीं तो उसे इनकम में दिखाया जाएगा। क्या होता है, कुछ कस्टमर्स ऐसा करते हैं, जो मूलधन होता है, जो उसमें जितना उन्होंने लोन लिया है वो रिटर्न कर देते हैं और उस पर जो ब्याज बना है वो नहीं देते हैं। ठीक है, तो RBI ने रूल्स जारी किया कि वो अगर वो ब्याज नहीं देता है, ठीक है, तो भी वो उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी, उसको पूरा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। और वो पूरा पैसा रिटर्न नहीं करता है तो उसका जो लोन है वो NPA के रूप में जारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड उपाय था। थर्ड उपाय देखते हैं। असेट क्लासिफिकेशन, मतलब संपत्तियों का वर्गीकरण। ठीक है, बैंक के पास जो लोन होता है, मतलब बैंक के पास जो लोन और एडवांस है उन्हें RBI ने 2 हिस्सों में बांटा है। ठीक है, कैसे, जैसे कि फर्स्ट है परफॉर्मिंग असेट, जब ग्राहक समय पर लोन की किस्तें चुका रहा हो। ठीक है, अगर किसी कस्टमर ने बैंक से लोन लिया है और टाइम पे टू टाइम वो लोन चुका रहा है, EMI भरते जा रहा है, तो क्या होगा, परफॉर्मिंग असेट है। ठीक है, और नॉन परफॉर्मिंग असेट मतलब NPA। ठीक है, NPA मतलब जब लोन का ब्याज और मूलधन 90 दिनों मतलब 3 महीनों तक नहीं चुकाया जाए। ठीक है, किसी ने लोन लिया है और वो 90 दिन तक उस लोन को नहीं चुका पाता है, 90 दिन से ज़्यादा हो जाता है, 3 महीने से ज़्यादा हो जाता है, और वो उस लोन को नहीं चुका पाता है, तो वो लोन क्या होता है, NPA के रूप में जारी हो जाता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाता है, क्योंकि अब फिर उस लोन को रिकवर करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मतलब मान लिए कि उसने लोन नहीं चुका पाया, ठीक है, उसे लोन नहीं चुका पाया तो क्या हो गया, NPA हो गया। तो NPA भी 3 प्रकार से होता है। कैसे, देखिए फर्स्ट है सब स्टैंडर्ड असेट, मतलब 12 महीनों से कम समय में से बना हुआ लोन, मतलब 12 महीनों के लिए होता है ना कि जो लोन बनवाते हैं वो टाइम पीरियड के बनाते हैं कि 12 महीने में चुकाएंगे, कोई 3 महीने वाले में चुकाएंगे, कोई 6 महीने में चुकाएंगे। तो जो 12 महीने से कम समय से बना होता है वो NPA लोन, वो क्या होता है, सब स्टैंडर्ड असेट, या बोल दिए तो सिंपल सा लैंग्वेज में किसी ने लोन लिया है और उसने 12 महीने तक नहीं चुका पाया। ठीक है, 12 महीने हो गए, 12 महीने से ज़्यादा हो गए, वो लोन नहीं चुका पाया है, तो क्या होगा, वो सब स्टैंडर्ड असेट हो गया। ठीक है, फिर है डाउटफुल असेट, 12 महीने से ज़्यादा समय तक NPA बना हुआ लोन, यानी अब संदेह की पैसा
वापस नहीं करेगा। ये क्या था, 12 महीने से कम था। 12 महीने से कम क्या हो सकता है, 90 दिन हो सकता है, ठीक है, 120 दिन हो सकता है, या फिर 140 दिन हो सकता है, 11 महीने हो गए, 10 महीने हो गए। इतने दिन का जो लोन होता है, जितने दिन का जो एनपीए असेट होता है, वो क्या होता है, सब स्टैंडर्ड होता है। और डाउटफुल असेट कौन सा होता है, जो 12 महीने से ज़्यादा हो उसके बाद भी वो लोन चुका ना पाए, तो क्या बन गया, वो डाउटफुल असेट बन गया। मानना है कि वो अब मतलब लोन नहीं चुका पाएगा, एक संभावना बन जाती है कि अब वो लोन नहीं चुका पाएगा, तो क्या होता है, ये एक डाउटफुल असेट होता है। थर्ड है लॉस असेट, जब लोन जिससे बैंक या ऑडिटर नुकसान मान चुके हो, अब बैंक को पता चल जाए कि ये कस्टमर अब पैसा रिटर्न नहीं कर पाएगा, ये लोन नहीं चुका पाएगा, ये कंफर्म हो जाता है, तो क्या बन जाता है, एक लॉस असेट बन जाता है। मतलब बैंक ये मान लेती है कि हमें लॉस हो चुका है, उसे रिकवर करना इम्पॉसिबल है, ये क्या होता है, लॉस असेट होता है। एग्जाम्पल में दिया है, अगर किसी बोरर मतलब उधारकर्ता ने 90 दिन की ईएमआई नहीं दी है, तो वो एनपीए नॉन परफॉर्म एसेट कहलाएगा, ठीक है। मतलब असेट क्लासिफिकेशन में हमने देखा 2 प्रकार के लोन, परफॉर्मिंग असेट मतलब जो लोन चुकाता है, टाइम टू ईएमआई देता है, और सेकंड क्या देखे थे, नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए, जो लोन नहीं चुका पाता है, जो 90 दिन के अंदर लोन नहीं चुकाता, उस लोन को क्या होता है, एनपीए जारी कर देते हैं, उसे नॉन परफॉर्मिंग असेट कहा जाता है। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट 3 प्रकार के हैं, जिसमें अगर 12 महीने से कम मतलब कह दिया तो 9 से 10 महीने तक लोन नहीं चुका पाया, मतलब वो सब स्टैंडर्ड असेट। जो 12 महीने से ज़्यादा हो जाए और लोन नहीं चुका पाए, उससे कहते हैं डाउटफुल असेट। और जो संभव पता चल ही जाए कि अभी लोन नहीं चुकाएगा, लोन मतलब बैंक को लॉस हो चुका है, वह लोन होता है लॉस असेट, ठीक है। ये था असेट क्लासिफिकेशन, ये थर्ड उपाय था बैंक का, जो आरबीआई ने जारी किया था कमर्शियल बैंक के लिए। फोर्थ है प्रोवाइजिंग नॉर्म्स, मतलब प्रावधान नियम। जब बैंक को किसी लोन को के वापस न आने का खतरा हो, तो उसे पहले से कुछ पैसा प्रोविज़न के रूप में अलग रखना होता है, ताकि अगर वो लोन वापस ना आए तो नुकसान ग्राहक के से पूरा करना पड़े। मतलब जो बैंक होती है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल दिया है, अगर किसी बैंक का 10 लाख का लोन डाउटफुल है, तो बैंक उस पर 20% यानी 2 लाख की प्रोविजन करेगा। मतलब क्या होता है, एसबीआई बैंक ने एक कस्टमर को 20 लाख का लोन दिया, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि वो कस्टमर चुका नहीं पाएगा लोन, ठीक है। वो क्या करता है, उसका अगर आप उसने 10 लाख का लोन लिया है, तो उसमें से 20%, उसका जो 20% वो क्या करेगा, आरबीआई में जमा कर देगा, उसे एक प्रोविजन मतलब प्रावधान के रूप में रखवा देगा। अगर वो लोन नहीं चुकाता है, तो क्या होगा, उससे वो रिकवर कर पाएंगे। मतलब जब बैंक को किसी लोन को वापस न आने का खतरा हो, तो उसे पहले से कुछ पैसा प्रोविज़न के रूप में अलग रखना होगा, ताकि अगर वो लोन वापस ना आए तो नुकसान ग्राहक के पैसों से न पूरा करना पड़े। अगर किसी बैंक का 10 लाख का लोन डाउटफुल है, तो बैंक उस पर 20% यानी 2 लाख की प्रोविज़न करेगा। मतलब उसका जो 20% है वो क्या करेगा, अलग रख देगा, ताकि वो अगर लोन मतलब नहीं आता है, लोन नहीं चुका पाता है, तो उससे पूरा पैसा कस्टमर के जो लोन है उससे चुकाना ना पड़े। इसलिए वो 20% के प्रोविज़न के रूप में, या जो प्रावधान रहता है, जो आरबीआई का प्रावधान है, उसमें क्या कर देगा, अलग रख देगा, ठीक है। ये थर्ड उपाय था, ये फोर्थ उपाय था। ये फिफ्थ उपाय है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, मतलब पारदर्शिता और खुलासा। बैंक आपको अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड, प्रॉफिट लॉसेस और एनपीए डिटेल्स पब्लिक रूप में बतानी होती है। बैंक क्या करती है, मतलब जो भी उनको फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट हुआ हो, लॉस हुआ हो, कितने लोन पास हुए हैं, कितने लोन कैंसिल हो गए, कितने लोन दिए हुए हैं, कितना पैसा अकाउंट में बैंक में जमा है, कितने कस्टमर का पैसा जमा है, जो सारे रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। एनपीए क्रेडिट जो होती है, जो प्रॉफिट होते हैं, लॉस होते हैं, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, जनता को बताना पड़ता है, वो जनता को बताती है। इससे क्या होता है, जो बैंक है, जो जनता है, उसको बैंक की सही स्थिति पता चल पाती है कि बैंक लॉस में है, बैंक प्रॉफिट में है, बैंक की स्थिति क्या है, वो लोन दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। जो सारे जो रिकॉर्ड होते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी रहती है, वो पब्लिक के सामने आ जाती है। जब पब्लिक के सामने आ जाती है, तो पब्लिक को पता चलता है कि बैंक की स्थिति क्या है,
ठीक है। और क्या, एक विश्वास बन जाता है कि हाँ ये बैंक अच्छा कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो ये बैंक अच्छी है। तो लोगों के जो जनता है उनके मन में क्या होता है, एक विश्वास बन जाता है और बैंक की स्थिति भी पता चल जाती है। इसका 5th उपाय था ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। 6th उपाय है रिडक्शन इन स्टेटरी रिक्वायरमेंट्स, वैधानिक आवश्यकताओं में कमी। मतलब पहले बैंकों को अपनी बहुत सारी राशि आरबीआई में मतलब CRR कैश रिजर्व रेशियो और SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में जमा करनी पड़ती थी। पहले क्या होता था, बैंक अपनी बहुत सारी जो राशि होती थी, मतलब अगर किसी ने लोन लिया है या किसी ने डिपॉजिट जमा किया है, उसमें से क्या कैश रेशियो और क्या स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या करती थी, आरबीआई के पास जमा करती थी। ठीक है। ये जो नरसिम्हन कमेटी थी जिसके उपाय है, उसने कहा कि इसे थोड़ा कम किया जाए ताकि बैंक के पास लोन देने के लिए ज़्यादा पैसे बचे। जो आरबीआई है वो पहले कितना लोन लेती थी, पहले SLR, ठीक है, कितना लेती थी, 38% लेती थी, और अब उसे कम किया करके कितना कर गया, 25% कर दिया गया है। ठीक है। पहले वो 38% बैंक में जमा करना पड़ता था, अब क्या 25% जमा करना पड़ता है। ठीक है। SLR मतलब CRR का मतलब होता है जितनी जो नगद राशि होती है उसमें से जमा करना पड़ता है। ठीक है। और SLR मतलब जो लिक्विडिटी बची है उनके पास, जो लिक्विडिटी होती है, जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ जमा करना पड़ता है। मतलब जो नगद राशि आई है CRR उसमें से भी जमा करना पड़ता है, और जो लिक्विडिटी उनके पास जिन्होंने प्रॉफिट कमाया है उसमें से भी कुछ राशि उसको जमा करना पड़ता है मतलब आरबीआई में। पर वो राशि की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पहले 38% थी, अब उसे कम करके 25% किया गया है। ठीक है। मतलब SLR भी कम हुआ है और जो CRR है वो भी कम हुआ है। पहले 38% था, अब इसको कितना हो गया, 25% हो गया है। इसकी भी संख्या ज़्यादा थी, इसे भी अब कम कर दिया गया है। ठीक है। एक हिस्सा है कि आपको आरबीआई में उतना जमा करना ही है, जो कैश है, जो कैश रिजर्व बैंक रेशियो है वो भी जमा करना है, और जो स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो है ये भी जमा करना है, पर अब इसको कम राशि में जमा करना है, अब इसको कम करना है। जो पहले इसका परसेंट ज़्यादा था अब इसको घटाकर कम कर दिया गया है, ताकि कस्टमर्स को और बैंक को ज़्यादा नुकसान ना हो और वो प्रॉफिट कमा सके, या फिर कहे तो ज़्यादा पैसे बचा सके। ठीक है। ये 6th उपाय था। 7th उपाय देखते हैं। इम्प्रूवमेंट इन बैंकिंग सुपरविजन, बैंकिंग पर्यवेक्षण में सुधार। आरबीआई को सलाह दी गई कि वह बैंक की निगरानी, सुपरविजन और जांच प्रणाली, इंस्पेक्शन सिस्टम को और मजबूत करे। ठीक है। जो पहले बैंक में काम होते थे तो आरबीआई उसकी क्या करता था, निगरानी करता था, पर आरबीआई को अब क्या सलाह दी गई है कि बैंक की निगरानी और अच्छे से की जाए। निगरानी वो पहले भी करता था आरबीआई कमर्शियल बैंक की, पर उससे एक प्रावधान मिला, एक सलाह मिली कि और भी अच्छे तरीके से बैंकों की निगरानी किया जाए, उनका सुपरविज़न किया जाए, मॉनिटरिंग की जाए। ठीक है। ताकि समय पर यह पता चल सके कि कौन सा बैंक अच्छा काम कर रहा है और कौन सा रिस्क में है। इससे क्या होता है, जब सुपरविजन होता है तो एक बैंक की स्थिति पता चलती है कि बैंक कितने लॉस में है या बैंक कितना प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है। इसलिए हर बैंक की सुपरवाइजिंग या मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल में दिया है जो आरबीआई ने बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, ठीक है, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन जिसे BFSB कहा जाता है, एक कमेटी या बोर्ड बनाया है, कमेटी बोले या समिति बोले, बोर्ड बोले, एक बोर्ड जारी किया है। कौन सा, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन समिति, जो क्या करती है, हर बैंकों की सुपरवाइजिंग करती है, मॉनिटरिंग करती है, ताकि बैंक को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, उसकी सही स्थिति पता चल सके। ये 7th उपाय था। 8th है ऑटोनॉमी टू बैंक्स, बैंक मतलब बैंक की स्वायत्तता। पहले बैंक सरकार का बहुत नियंत्रण था, जिससे वे अपने निर्णय जल्दी नहीं ले पाती थी। पहले क्या होता था, जो बैंक थी वो अपने निर्णय खुद नहीं लेती थी, आरबीआई पर डिपेंड होता था या गवर्नमेंट लेती थी। फिर क्या हुआ, जो नरसिम्हन समिति है जिसमें उसने उपाय लाया था, उन्होंने कहा कि हर कमेटी को, मतलब हर बैंक को, कमेटी ने कहा कि हर बैंक को अपने डिसीजन लेने की आज़ादी दी जाए, ताकि क्या होगा, उनमें जो कंपटीशन है बैंकों के बीच वो अच्छा रहेगा। उन्हें पता चला कि बैंक क्या कर रही है, कौन सी पॉलिसी ला रही है। जब दो बैंकों के बीच कंपटीशन होगा तो नई नई पॉलिसी लाएगी, अच्छा काम करेगी, लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, डिपॉजिट लेगी, ये सारी चीज़ें होगी। ठीक है। इससे क्या होगा, इफ़िशिएंट बनेंगे और कंपटीशन में भी टिक पाएंगे।
जो नरसिम्हन कमेटी, उन्होंने कहा कि अगर बैंक अपना डिसीज़न खुद लेती है तो इफ़िशिएंट बनेंगे और कंपटीशन में टिक पाएंगे। मतलब जो भी कंपटीशन हो रहा है बैंकों के बीच या जो गवर्नमेंट जो करवा रही, जो स्कीम्स ला रही है, उनके बीच क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन में टिक पाएगी, अपने आप डिसीजन खुद लेगी तो। ठीक है, एग्जाम्पल, अब बैंक अपने इंटरेस्ट रेट और लोन पॉलिसी खुद तय करती है। ठीक है, आरबीआई की गाइडलाइन के अंदर रह के। मतलब अब क्या होता है, पहले गवर्नमेंट और आरबीआई मिलके उनको क्या करती थी, गाइड करती थी, उनके सारे डिसीजन लेती थी बैंकों के। पर अब क्या होता है, बैंक खुद डिसीजन लेती है, आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन और जो भी उनके एक्ट है उनमें रह के, उनके अंदर रह के जो बैंक है वो अपने सारे निर्णय, सारे डिसीजंस लेती है। जैसे कि एक इंटरेस्ट रेट फिक्स करना है कि आप किसी को लोन दे रहे हैं, किसी कस्टमर को, उसका इंटरेस्ट रेट फिक्स करना। ठीक है, नई पॉलिसी लाना, जो लोन पॉलिसी है, ठीक है, लोन पॉलिसी लाना, जो खुद सब क्या करती है, बैंक खुद तय करती है। उससे क्या होता है, अगर आप पता चल रहा है कि एसबीआई ने एक इंटरेस्ट रेट 9% रखा है, तो जैसे पीएनबी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, उसने 8% रखा है और कस्टमर वहाँ से लोन लेता है, तो क्या करेगा, एसबीआई उसको कम करने की सोचेगा। दूसरों के बीच, दो बैंकों के बीच होगा कंपटीशन होगा और दोनों एक दूसरे कंपटीशन करेंगे, सलाह करेंगे, तो दोनों क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा और दोनों के बीच वो टिक पाएंगे। इसलिए क्या किया आरबीआई ने और नरसिम्हन कमेटी ने, बैंक को खुद निर्णय लेने का, खुद डिसीजन लेने का अधिकार दे दिया। वो अपनी खुद पॉलिसी तय कर सकते हैं, खुद इंटरेस्ट रेट को चेंज कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो खुद कर सकते हैं। ठीक है, 9th उपाय है रिकवरी ऑफ डिबेट एंड एनपीए कंट्रोल, मतलब ऋण वसूली और एनपीए का नियंत्रण। खराब लोन मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग असेट है, एनपीए से बैंक को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि कई कस्टमर्स होते हैं जो लोन ले लेते हैं और लोन चुका नहीं पाते। ठीक है, तो वो लोन क्या बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाता है। इससे क्या होता है, बैंक को लॉस होता है, नुकसान होता है। इसलिए आरबीआई ने वसूली के लिए विशेष कानून और संस्थाएं बनाई हैं। तो आरबीआई ने क्या किया, इन लोन को रिकवर करने के लिए क्या किया, एक न्यू कानूनी संस्थाएं बनाई जो कानूनी तौर पे काम करेगी, जो रेगुलेशन, लॉ, जो भी एक्ट है सबको फॉलो करके उसको एनपीए को कंट्रोल करने की और रिकवर करने की मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करेगी या कर पाएगी। उसलिए क्या हुआ, एक जो आरबीआई ने क्या किया, उसको एक सिफारिश दी। ठीक है, इसलिए आरबीआई ने क्या किया, इस वसूली के लिए विशेष कानून और संस्थाएं बनाने की सिफारिश की गवर्नमेंट से। तो क्या हुआ, एक संस्थाएं बनाई गई जिसे इसका नाम है डिबेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जिसको डीआरटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक है SARFAC मतलब सरफेसी एक्ट, डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल और सरफेसी एक्ट, ये दो एक्ट क्या है, कानूनी संस्था है जो क्या करती है, जो खराब लोन होती है, नॉन परफॉर्मिंग असेट को रिकवर करने के लिए बनाई गई। और एक है लीगल एक्शन। ठीक है, जो 3 संस्था है, ये क्या होती है, कानूनी तौर पे काम करती है। ये तीनों कानूनी तौर पे काम करके जो एनपीए खराब लोन है, नॉन परफॉर्मिंग असेट है, उसको रिकवर करती है। ठीक है, ये तीनों संस्थाएं, ये किसने किया था, आरबीआई ने सिफारिश किया था गवर्नमेंट को कि ये संस्थाएं लाई जाए ताकि खराब जो लोन है, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट है, उसको कंट्रोल में लाया जा सके। तो ये 9 उपाय दिए थे नरसिम्हन कमेटी ने। ठीक है, आरबीआई के तहत, मतलब जो आरबीआई है, क्योंकि आरबीआई आपको पता है एक सेंट्रल बैंक है जो पूरे मतलब इंडिया में काम करता है। मतलब हमारे पूरे इंडिया का एक सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई है, जो हर बैंक को चलाता है। उनने मिलकर क्या किए, एक कमर्शियल बैंक के लिए उपाय जारी किए थे, जिससे बैंक जो सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है, जो डेली ऑपरेशन हो रहे हैं, बैंकिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, उनको कंट्रोल में लाया जा सके और वो बैंकिंग सिस्टम अच्छे से चलाया जा सके। कंक्लूजन है, निष्कर्ष इसका, इन सभी उपायों का मुख्य उद्देश्य भारत की बैंकिंग प्रणाली को मजबूत मतलब स्ट्रांग बनाना, ट्रांसपेरेंसी लाना और ट्रस्ट वर्थ, मतलब इनका एक ही मकसद था, एक ही उद्देश्य था कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें क्या हो, एक ट्रांसपेरेंसी आए, बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग बने। आरबीआई ने नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश के आधार पर ऐसे नियम बनाए जिनसे बैंक की कैपिटल,
सुपरविजन, लोन रिकवरी और इफिशियंसी में सुधार हुआ। इनने जो उपाय दिया था उससे क्या हुआ, बैंकिंग सिस्टम में सुधार हुआ। जैसे कैसे कैसे लोन रिकवरी में, इफिशियंसी में सुधार हुआ, कैपिटल सुपरविजन में सुधार हुआ, ये सारी चीज़ें में क्या हुआ, सुधार हुआ। किससे, नरसिम्हन कमेटी के जो उपाय थे उसके कारण। इन रिफॉर्म से, मतलब रिफॉर्म मतलब जो चेंजेस हुए, जो बदलाव हुए, उनसे क्या हुआ, अब बैंक अपने काम में ज़्यादा इंडिपेंडेंट, रिस्पॉन्सिबल और कस्टम ओरिएंटेड बन चुके हैं। ठीक है, कुल मिलाकर इन सुधारों ने भारतीय बैंकिंग को आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय की दिशा में आगे बढ़ाया है। जो आप नरसिम्हन कमेटी ने जो उपाय दिए बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए, कमर्शियल बैंकों को चलाने के लिए, उससे क्या हुआ, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो कंट्रोल हुआ, उसमें ट्रांसपेरेंसी आई और एक मजबूत बने कि वो अब इंटरनेशनल वर्क कर सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या हुआ, उनका इंटरनेशनल स्टेप्स में क्या हुआ, अच्छी दिशा में वो आगे बढ़े और उन्हें और अच्छा करने की जो मोटिवेशन है वो मोटिवेट भी हुए और अच्छा कर पाने की उनमें इच्छा जागृत हुई। ठीक है, तो ये जो उपाय थे ये हमने देखा आज। उसके बाद हमने क्या, उसके पहले हमने देखा था फंक्शंस देखे थे। ठीक है, और उसके पहले क्या था, बैंकिंग ऑपरेशन, मतलब बैंकिंग ऑपरेशन देखा हमने क्या होता है, उसके बाद उसके फंक्शंस देखे, उसके बाद जो उपाय देखे जो नरसिम्हन समिति ने दिया था कमर्शियल बैंक के लिए। तो ये आज एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम कल देखेंगे। ठीक है, कल या नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास जब भी होती है उसमें देख लेंगे। ठीक है, ये क्लास आ जाइए, खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।